हेलो एवरीवन, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कोविड 19 के दौरान जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो आप अपने एंड से ले रहे हैं। हमारे एंड से कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है और मैथ्स की जो सीरीज है चल रही है, उसमें थोड़ा डिले हुआ है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज इन शूटिंग। हमारे एंड से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम फेस कर रहे हैं। और दूसरे आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारे चैनल ने इस पीरियड के दौरान लास्ट 1 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि एज पर यूट्यूब हम लोग जो है लाइव क्लासेस लेने के लिए एलिजिबल हो गए। तो जल्द ही जैसे ही हमें यूट्यूब का परमिशन मिलता है कि हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आपके लिए पर डे मैथ्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहें और लेक्चर जितने भी अपलोड हुए उनको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड करा था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1 था। कॉन्स्टिट्यूशन 1 में संविधान क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, जो बेसिक सिलेबस है उसको देखा था। सेकंड वाले में हमने क्या देखा था कि ताज के शासन और कंपनी के शासन के अंदर जितने एक्ट्स है उसमें 2 एक्ट्स को मेन पहले हमने इधर वाला देखा था, वो था कंपनी का शासन। अगर आपको फ्लो चार्ट ध्यान में नहीं है तो पिछला लेक्चर आप जाके जरूर देखें। आई बटन पे क्या होगा आपको दिखेगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज की प्लेलिस्ट है वो वहां पर दिखती रहेगी, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, तो उस सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट एकदम आपको याद कराया था। अगर आपने नोट्स बना के उसको याद किया होगा तो कभी भूलेंगे नहीं। अब आज वाले लेक्चर में क्या है कि जो उसके बाद के जो एक्ट्स है, अब ये फ्लो चार्ट आप यहां पे देखिए कि कंपनी रूल में 1773 1858 तक जो रूल चला था उसमें कंपनी के शासन में हमें इतने एक्ट्स पढ़ने थे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन 2 का याद कीजिए लेक्चर, तो उसमें सबसे पहला ये वाला हमने पढ़ रखा है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है? आई होप। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने बार बार बोला है, जिन्होंने नहीं देखा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई पॉइंट में आपको समझने में इश्यू हो रही है। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि 1793 से लेकर 1853 के बीच में जो 4 चार्टर एक्ट्स पास की गई थी, पारित की गई थी, 1, 2, 3 और ये 4, ये हर एक 20 साल के अंतराल पे लाई गई थी। इनका मेन उद्देश्य वही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, उसके कार्यों को। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे और इस वीडियो के अंत तक हम 1853 तक के चार्टर एक्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे। और इस लेक्चर के बाद मैं आपसे प्रॉमिस इतना कर सकता हूं कि आप चार्टर एक्ट का कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संविधान के इस सेक्शन से कोई सवाल आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1793 का चार्टर अधिनियम क्या था और इसमें क्या बेसिक जो फीचर, इसका प्रावधान इसमें क्या दिया गया था। आप ध्यान से देखिए। पहला वाला सबसे सिंपल है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अब आप कमेंट सेक्शन में जो भी पिछला लेक्चर देखे हैं या जो जिन्होंने भी संविधान पढ़ रखा है वो बताइए कि नियंत्रक मंडल वाला जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो किस एक्ट में आया था। अगर आपको आता है तो कमेंट करें, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं कि पिट्स इंडिया एक्ट में अगर आपको ध्यान में होगा तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक मंडल, उसमें 6 सदस्य थे। मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट पे याद कराया था। उनका काम क्या था कि जितने भी राजनीतिक मामले हैं इंडिया में वो उसको देखेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताया था C इक्वल टू C, मतलब कॉमर्शियल फंक्शन, मतलब व्यवसायिक मामले देखने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो इसमें आपको पहला वाला पॉइंट ये याद करना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स और उसके जो स्टाफ थे इसमें 6 सदस्य थे, 6 मेंबर्स। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इनके जो भी सैलरी, वेतन, भत्ते जो भी है वो भारतीय राजस्व से ही अब दी जाएगी। मतलब पहला प्रावधान ये दे दिया गया कि वो हमारे यहाँ जो भी राजनीतिक मामले देखेंगे, जो भी हमारी जब भूमि को अधिग्रहित की जाएगी, उस पर शासन की जाएगी, ये लोग जो उसके लिए सुचारू रूप से उस पर काम करेंगे, उनका वेतन अब भारतीय राजस्व मतलब इंडिया से ही जो टैक्स इकट्ठा होगा उसी से इनकी सैलरी दी जाएगी। पहला पॉइंट चार्टर एक्ट 1793 का आपको ये ध्यान में एकदम रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स की जो सैलरी होगी वो इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी, मतलब भारतीय राजस्व से वो सैलरी दी जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड फॉर अनदर 20 इयर्स, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायिक एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसका क्या मतलब पहले समझिए। देखिए 1599 आप याद कीजिए सेकंड लेक्चर, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर्स रहता है। 1600 में क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ I वो एक चार्टर प्रोवाइड करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को टू ट्रेड विथ ईस्ट, पूरब के देशों के साथ व्यवसाय करने के लिए एक चार्टर, एक अनुमति प्रदान की जाती है वहां की महारानी क्वीन एलिजाबेथ I के द्वारा।
तो वहां से आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे क्या करने, ट्रेड करने। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा जाता है कि मोनोपोली, एकाधिकार, मतलब अलग अलग और कंपनी नहीं थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक कंपनी थी, इसलिए उनको एकाधिकार दिया गया कि वो ईस्ट के साथ, भारत और इधर वाले जो देश थे चाइना वगैरह, उनके साथ जो अभी क्या करेगा ट्रेड, वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। तो ये जो मोनोपोली है, मतलब व्यवसाय करने का जो एकाधिकार है कि वो सोल कंपनी था, उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 1793 से लेकर 1813 तक के बीच में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी में ही भारत में व्यवसाय कर सकती है। ये आप समझ गए होंगे पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये तीसरा देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थ्रू रिटन एक्ट्स और पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉज गिवन टू कोर्ट्स। इसका जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब जितने भी आपको बताया कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इन सभी में जो हमारे ब्रिटिश जो अधिकृत क्षेत्र हुए थे, उन्होंने जो अधिग्रहण किया था, उसका जो प्रशासन है वो रिटन एक्ट के द्वारा किया जाएगा। मतलब क्या कि कानून बनाया जाए कि इनका प्रशासन ऐसे ऐसे करना है, और उस कानून का व्याख्या कौन कर सकता है, उसको इंटरप्रेट कौन कर सकता है, इसका अधिकार जो है न्यायालय को दिया गया। तो 1793 के चार्टर एक्ट्स में ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला वाला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर जितने थे, नियंत्रक मंडल के जितने भी सदस्य थे, उनका सैलरी हम भारतीय राजस्व से देंगे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है व्यवसाय करने का, ट्रेड मोनोपोली है, वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के लिए? 1813 तक के लिए। और तीसरा क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक्वायर्ड टेरिटरीज थी, जो अधिकृत जमीन थे जहां पे शासन चल रहा है, उसका शासन अब हम लोग रिटन एक्ट्स के थ्रू करेंगे। मतलब जो कानून बनाएंगे और उस कानून के माध्यम से उसका प्रशासन किया जाएगा। अगर किसी कानून में कुछ दिक्कत आती है, उसके व्याख्या में दिक्कत आती है, तो इसका जो व्याख्या करने का अधिकार है वो न्यायालय को दिया गया कि किसी कानून में एम्बिग्यूटी है, कुछ दिक्कत है, तो न्यायालय उसको क्लियर करेगा कि ऐसे ऐसे प्रशासन करना। ये 1793 का चार्टर एक्ट में बस 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब अगला चार्टर एक्ट है 1813। चलिए अब देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। आई होप आपको 1793 का एक्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि 20 साल बाद आया। ठीक है, इसके प्रावधान भी 3 है, बेसिकली 3-4 से ज्यादा भी अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे। जो बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, उनको हम देखेंगे। बहुत सारा क्या है आपको याद नहीं होगा, जो एग्जाम में जिस पे सवाल आता है उस पे ही ध्यान देंगे। ठीक, तो पहला प्रोविजन देखिए, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश्ड एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। अपवाद में क्या था कि चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको अभी कायम रखा गया। समझिए इस बात को। 1793 के एक्ट में आपने देखा कि ट्रेड जो मोनोपोली है, एकाधिकार है व्यवसाय करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। अगर आपको ध्यान में हो पिछला वाला एक्ट में, मतलब क्या 1793 से लेके 1813 तक 20 साल के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा इंडिया में। अब क्या हुआ कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ये जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया। ठीक, लेकिन उसमें एक्सेप्शन डाला गया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यवसाय करेगी अभी इंडिया में, और चाइना के साथ भी जो व्यवसाय है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियों की अनुमति दे दी गई कि कोई भी अंग्रेज आके स्थापित करके कंपनी व्यवसाय कर सकता है। ये प्रोविजन आपको क्लियर होगा, ये याद रखिएगा। टी, ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना, चाय और चीन के साथ व्यवसाय, ये 2 अपवाद हैं कि इसका जो एकाधिकार है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उनको किसको दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही रहने दिया गया था। ये याद रखेंगे आप। अब देखिए दूसरा प्रोविजन क्या है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक व्यवस्था की गई। ठीक, मतलब जितने भी पूरे भारत में लोग थे उनकी शिक्षा के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की कि अब सोशल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ने लगी कि अब एजुकेशन में कि भारतीयों को शिक्षा देना है हमें। उन्हें लो क्लास लेबर चाहिए था कि शिक्षित भी हो, कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए उन्होंने, उनका जो मेन मकसद था शिक्षा देने का, वो यही था। आगे चल के हम देखेंगे मैकॉले का जो एजुकेशन पे है, आगे चल के वुड्स डिस्पैच है, डिफरेंट एक्ट्स आए हैं, डिफरेंट प्रोविजंस आए हैं भारतीयों की शिक्षा के लिए। लेकिन अभी जो शुरुआत की गई थी यहाँ पे कि भारतीयों के शिक्षा के लिए 1813 के एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए की मात्र व्यवस्था की गई थी पूरे भारत के जितने भी लोग हैं जो उनको शिक्षित करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि 1813 में ही 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई और 1823 में जाके इसको उपलब्ध कराया गया। मतलब 10 साल अभी तक 1 लाख रुपए उपलब्ध ही नहीं हो पाए थे।
तो दूसरा प्रावधान ये याद रखेंगे, टू एडुकेट इंडियंस प्रोविजन ऑफ 1 लाख रुपीज। अगर चार्टर एक्ट पे सवाल आता है किसी एग्जाम में कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, तो आप सीधे सीधे चार्टर एक्ट 1813 को टिक करेंगे। ठीक। थर्ड प्रोविजन, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू प्रमोट देयर रिलीजन इन इंडिया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई भारत में। ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती है, धर्म प्रचारक, ईसाई जो धर्म प्रचार करने वाले लोग थे, उनको ये परमिशन मिली कि आप आइए इंडिया में और अपने धर्म का गुणगान कीजिए, कि क्रिश्चियनिटी के बारे में बताइए लोगों को कि आपका धर्म कैसे अच्छा है, इसके अंदर क्या क्या है, ये कैसे आपके जीवन शैली को बदल सकता है, क्यों इसको आपको फॉलो करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, अगर आगे चल के हम देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह होता है, फिर आगे चल के बिरसा मुंडा का जो उन्होंने विद्रोह किया था, ये सब जो डिफरेंट विद्रोह 1813 के बाद जो होते हैं, उसमें हम देखेंगे कि इनके द्वारा जो है वो क्या किया गया था कि वो ये अपने धर्म को सर्वोपरि बताने लगे थे, और हमारे यहाँ जो धार्मिक जो चीजें चलती थी उसको नीचा दिखाने लगे थे। तो एक कारण ये भी आगे चल के बनता है, जो डिफरेंट विद्रोह हुए थे, कि क्रिश्चियन मिशनरीज अपने धर्म को प्रमोट करने के चक्कर में लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की विद्रोह की भावना पैदा कर दिया था उन्होंने। ठीक। तो ये 3 प्रोविजन है। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और सेनापति है, इनकी नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया था, बट उसके लिए ब्रिटिश क्राउन की अनुमति जरूरी थी। तो ये 3 प्रोविजन साथ में, ये वाला भी अगर आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने लिखा नहीं है बट याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दी गई कि वो गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति जो है उनको नियुक्त कर सकता है विथ प्रायर परमिशन ऑफ द क्राउन। मतलब वहां के जो क्राउन है ब्रिटेन के, उनकी अनुमति के बाद ही यह नियुक्ति हो सकती है। ठीक। तो ये 3 प्रोविजन आप याद रखेंगे। फिर से मैं आपको याद कराता हूं, याद कीजिए। पहला वाला क्या है कि ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी गई, बट चाय और चाइना के साथ रहा। दूसरा, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक व्यवस्था की गई, जो कि 1823 तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। तीसरा वाला, क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई धर्म प्रचारक को अनुमति दी गई, आके अपने धर्म का गुणगान और प्रचार पूरे भारत में आप कीजिए। ठीक। 1813 में ये क्लियर होना चाहिए सब कुछ। 1793 और 1813 चार्टर एक्ट आपको क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा नीचे में कमेंट सेक्शन में। अब हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या प्रोविजन है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। एक्ट पे आपको क्या करना है, हमको पीएचडी नहीं कराना है, एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको नहीं याद कराने हैं। जिस पे सवाल आए हैं अब जितने एग्जाम से, देखिए यही 3-4 प्रोविजन है, इसी पे सवाल आते हैं। अब चलिए अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि 20 साल के बाद आता है। देखिए 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट क्लियर। अब 20 साल के बाद फिर एक चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक। अब इसके क्या प्रावधान है, ये इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस दी गई है जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहले वाले में 3 था, दूसरे वाले में 3 था, बट इसमें 4-5 है जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, उसे एकदम टिप्स पे रखेंगे। ठीक। पहला वाला देखते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, और वारेन हास्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे। ये आपको एकदम ध्यान में होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब ठीक उसी तरीके का कुछ प्रावधान इसमें लाया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। अब चूंकि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटेन की जो ये व्यावसायिक बॉडी थी, वो इंडिया में आके अलग अलग जगहों को अपने कब्जा में लेना शुरू कर, अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। तो इनका शासन धीरे धीरे उन सभी जगहों पे बढ़ने लगा था। अब सिर्फ ये बंगाल, मद्रास में सीमित नहीं थी, धीरे धीरे पूरे इंडिया लेवल पे बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या किया, उस पद का नाम बदल के कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। और ऐसा पहला कौन थे, ये हमेशा अलग अलग एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया, आप ये नहीं पूछ सकते कितनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म करते हैं 1829 में, आपको ध्यान में होगा अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे सवाल अलग अलग एग्जाम्स में हर एक बार आते हैं। ठीक, दूसरा क्या है
कि इस एक्ट के माध्यम से एक चीज और की गई कि केंद्रीकरण की एक प्रोविजन होती है, जिसमें क्या है कि सारी शक्तियां जो है ना एक सेंटर में निहित कर दी जाती है। अभी क्या है, जैसे आप देखते हैं कि हमारा वर्तमान जो व्यवस्था है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन, जिसमें पंचायत वगैरह जो आते हैं, बीच में केंद्र सरकार है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, बीच में राज्य सरकार और नीचे लोकल गवर्नमेंट। मतलब पावर डिवाइडेड है अलग अलग लेवल्स पे, मतलब केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर ये राज्य सरकार को हटा दे, पंचायत वगैरह सबको हटा दे और सीधे सब कुछ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए तो इसको बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, कि नीचे जो है पावर डिवाइडेड नहीं है। तो इसमें इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है कि सबसे पावर छीन के और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में डाल दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ध्यान में होगा तो ये बंगाल, यहां पे ये मद्रास, ये बॉम्बे, तो इन दोनों की जो कानून बनाने वगैरह की शक्ति थी उस सबको छीन लिया गया और कहा गया कि पूरे भारत का एक ही मेन होगा, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा और पूरे के लिए वही कानून बनाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहां पे कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायी संबंधी शक्ति से उनको वंचित कर दिया गया। मतलब जितने पावर से वो ले लिए गए और किसमें वो डाल दिया गया, किसमें निहित कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल थे जो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उनके पास ये अधिकार दे दिया गया। और इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे, अलग अलग गवर्नर जनरल्स आते रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी 1793 में मैंने आपको बताया कि 20 साल के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया। 1813 में फिर बताया कि एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय एवं चीन के साथ जो एकाधिकार है उसको रहने दिया गया। अब इसमें क्या होता है, सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि अब आपका काम व्यापार करना नहीं है, अब आप व्यापार नहीं करेंगे, अब आप एक प्रशासनिक संस्था हो गए, आपका मेन काम है प्रशासन करना, जितने भी अधिकृत क्षेत्र है उसका देखभाल करना, उसको प्रशासन करना, उसमें नियुक्ति करना सुचारू रूप से, इन सभी का काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब अब ये ट्रेडिंग बॉडी नहीं रही, ये व्यापार नहीं करेगी। चाय और चाइना वाला भी जो एकाधिकार है उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब देखिए अगला ये वाला पॉइंट क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं कि 1773 में क्या है कि जब गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उनके साथ मैंने आपको बताया था कि 4 लोग उनके परिषद में दिए गए थे उनकी सहायता करने के लिए। फिर मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट में बताया कि 1 सदस्य को हटा दिया जाता है, 3 सदस्य कर दिए जाते हैं। यहां पे क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको विधिक परामर्श के लिए, लीगल एडवाइस के लिए क्या किया, उनके परिषद में 1 सदस्य को जोड़ा गया जिसको लॉ मेंबर कहा जाएगा, जिसे राइट टू वोट प्राप्त नहीं था, बस वो अपना ओपिनियन दे सकता है, लीगल ओपिनियन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 5 में आर्टिकल 76 आपको ध्यान में होगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनका क्या काम है, लीगल ओपिनियन देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। वैसे ही स्टेट में क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है। तो उसी तरह यहां पे क्या हुआ, एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। उसका मेन काम क्या था कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या करेगा, जितने भी कानूनी परामर्श है वो देगा। ठीक, उसी के बाद क्या होता है कि 1834 में एक विधि आयोग, पहला विधि आयोग बनता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं। ये भी सवाल पूछा है, बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। ये नाम आपको हमेशा आता रहेगा, हमारे इंडियन हिस्ट्री से, पॉलिटी में भी कभी कभी आता रहता है। तो लॉर्ड मैकॉले जो है वो उस विधि आयोग के क्या थे, हेड थे। तो ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा जो कि लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वो आपको ध्यान में रखना है 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक, पहला, इस एक्ट के माध्यम से सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति के लिए एक ओपन एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई, हुई नहीं, की गई, कि ओपन सिविल सर्विस, एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिससे सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, होता क्या था, मैं आपका हिस्ट्री थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं इसमें, कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय क्या था कि जो हमारे यहाँ काम करने आते थे जितने सिविल सर्वेंट्स, वो किसी न किसी के रिश्तेदार थे, कोई भाई भतीजा, जिसको नेपोटिज्म इंग्लिश में कहते हैं ना, कि जिसको लगा अच्छा इंडिया में जाओ, वहां इस पद पे रहना, ये काम करना। ठीक, कोई एग्जाम नहीं होता था, वो आते थे और यहाँ पे अधिकारी बन जाते थे। ये इनका भाई है, ये इनका चाचा है, इनका मामा है, फलाना, उसको नेपोटिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, भाई भतीजा बात चलता था। ठीक, अब यहां पे एक प्रोविजन आता है कि 1833 एक्ट में कि एग्जाम कराया जाएगा, बट होता क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामले देख रहे थे, पिट्स इंडिया एक्ट याद कीजिए आप,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये कानून अगर ओपन सर्विस सिविल सर्विसेज एग्जाम आ जाएंगे तो हो सकता है उनके जो कैंडिडेट्स वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर उनकी नियुक्ति यहां पे नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने जब विरोध किया इसका तो इस प्रोविजन को हटा दिया गया। इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है कि इस एक्ट के माध्यम से एग्जाम कराने की एक व्यवस्था की गई थी, बट उस प्रोविजन को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको क्या किया था, उसका विरोध किया था इस प्रोविजन का। पहला पॉइंट ये आपको क्लियर रहेगा। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि इस एक्ट के माध्यम से जो हमारे यहां दास प्रथा थी उसको विधि विरुद्ध कर दिया, अगेंस्ट लॉ किया गया। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, आप याद रखिएगा, उसको 1843 में समाप्त किया जाता है। यहां पे बस दास प्रथा को विधि विरुद्ध करते हैं, ठीक, अगेंस्ट लॉ। स्लेवरी इज अगेंस्ट लॉ। ये आप क्या कर सकते हैं, किसी को स्लेव नहीं बना सकते। बट 1843 में जाके दास प्रथा को हम समाप्त करते हैं। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। साथ में दो प्रोविजन इससे और आपको ध्यान में रखने हैं। क्या इसको, इस एक्ट को एक और चीज कहा जाता है, संत हेलिनाज एक्ट कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस एक्ट में इतनी चीजें प्लस दो एक्स्ट्रा जो बताई सो आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से 1833 का चार्टर एक्ट भी आपका यहां पे खत्म हुआ। ठीक, ये तीनों चार्टर एक्ट क्लियर हो गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट की तरफ। ठीक है, देखिए अब लास्ट वाला जो एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। मतलब हमने जो शुरुआत की थी 1793 से लेके 20 साल 20 साल 20 साल और यहां पे 1853, अब 20 साल, ये लास्ट वाला एक्ट है, इसलिए लिखा है लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक, अब इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो मोस्टली दो हैं, बट एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है तो 4-5, बट जिस पे एग्जाम में आता है वो देखते हैं। पहला वाला मैंने आपको बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान दिया गया था कि कंपनी के जो कर्मचारी है, मतलब सिविल सर्वेंट है, उनकी नियुक्ति के लिए एक एग्जाम कराने जाने की व्यवस्था की गई, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको रिजेक्ट करा तो वो प्रोविजन को कैंसिल कर दिया गया। बट इस एक्ट में फिर क्या हुआ कि नहीं, उनकी बातों को माना गया और वही लिखा है कि कंपनी के कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पे प्रतियोगी परीक्षा, मतलब अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से कंपनी के जो आपको कहते हैं कर्मचारी हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो कंपनी के, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगी कि अच्छा ये इनका लड़का है या इनका भतीजा है, इनका भाई है, इनका मामा है, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कंपनी के एज ए सर्वेंट आप इंडिया में आके काम कर सकेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, ये पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से ओपन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मतलब प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान दिया गया। तो 1853 का चार्टर एक्ट है, 33 का नहीं, उसमें व्यवस्था की गई थी बट उसको कैंसिल कर दिया गया था, ये याद रखेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है कि बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया। सिंपल सा है, लूसेंट वगैरह में भी दे रखा है, अलग अलग मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट बुक्स में तो नहीं है बट लूसेंट राउंड वगैरह में दे रखा है, तो ये ध्यान में रखेंगे किस चार्टर एक्ट अलग से। तो 1853। तीसरा प्रोविजन क्या है कि अब गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी उनकी लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया कि अच्छा ये वाला है जो इसमें आप कानून बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे आप प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे। ठीक, ये होगा, यहाँ ये वाला प्रोविजन भी आपको ध्यान में रहेगा। मोस्टली ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। अब क्या है कि इसमें अब एक चीज देखिए, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि कंपनी का शासन कब तक चलेगा। मतलब कि जो ब्रिटिश संसद ये कानून का जो एक्ट ऊपर से 1773 से पारित कर रही थी, वो अब कह दी कि अब मेरे मर्जी के अनुसार कंपनी का शासन जो है इंडिया में वो चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा थोड़ी कहा गया कि अगले 20 साल के लिए फिर ईस्ट इंडिया कंपनी काम का एज ए प्रशासनिक संस्था काम करेगा। व्यापारिक संस्था तो 1833 में ही खत्म हो गई। अब भारत में प्रशासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ यहां पे टाइमलाइन ही नहीं दिया गया, इस एक्ट में ऐसा कुछ प्रोविजन ही नहीं है। मतलब कि ब्रिटिश संसद के अनुसार अब कंपनी का शासन भारत में चल रहा था, वो जब चाहे कंपनी के शासन को खत्म कर सकती थी। होता यही है, 1857 में ऐसी परिस्थितियां पूरे देश में बनती है कि विद्रोह होता है 1857 का। उसके बाद जो वहां के ताज होते हैं, क्राउन, वो सीधे यहाँ का जो सत्ता है या जिसको आप कह सकते हैं प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसीलिए वहां से जो हम पढ़ते हैं 1858 टू 1947 उसको क्राउन रूल कहते हैं, ताज का शासन।
मतलब क्योंकि वहां की जो महारानी थी उन्होंने यहां का शासन अपने हाथों में ले लिया। हाँ, वो डायरेक्ट नहीं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन सत्ता चला रही थी। आई होप आपको जो है कंपनी का शासन जो है 1773, 1784 और ये 4 चार्टर एक्ट्स की सीरीज वो एकदम क्लियर हो गई। इस पे अब कोई भी सवाल आए आप गलत नहीं करेंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए और अगर आपने इसका नोट्स बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन 1, कॉन्स्टिट्यूशन 2, कॉन्स्टिट्यूशन 3 जो तीनों लेक्चर है उसको देख के आपने नोट्स बनाए हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार रिवाइज कीजिए नोट्स को और क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए। वीडियोस रेगुलर अब आएंगी। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि हमारे एंड से कुछ टेक्निकल इश्यूज हम फेस कर रहे थे, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी वीडियो जो है हमने बहुत डिफिकल्टी के साथ शूट की है, बट चूंकि इनएक्टिविटी हमारे चैनल्स पे थी तो आप भी परेशान हो रहे हैं कि वीडियो आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमें ये डालना पड़ रहा है। जैसे ही हमारा, सबसे पहले आप सभी को थैंक्स बोले कि जितने भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि 1K जो मार्क होता है यूट्यूब में, जो पहला एस्टेब्लिशमेंट होता है एक चैनल का, कि सबसे पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं अपने चैनल पे, वो आपने पूरा किया है। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को, जहां से भी आपने सब्सक्राइब किया है। हम आगे की सीरीज में जैसे ही हमारा लाइव क्लासेस इनेबल होता है, मैथ्स के लेक्चर लाइव रोज आएगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस मैथ्स की भी क्लासेस चल रही थी मेंसुरेशन में, और इधर अरिथमेटिक्स की भी क्लासेस चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज अपडेट होती रहेंगी जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे। आप प्लेलिस्ट जो है ऊपर में मैंने आई बटन में दे रखा है, लास्ट पे भी दे दूंगा, आप उसको देखिए। कोरोना का टाइम है तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इसे मजाक में प्लीज नहीं लीजिए। अगर आप क्या देखेंगे, जो अभी हमारे देश पे स्थिति है वो बहुत ही भयानक बनी हुई है। अगर आप सुरक्षित तरीके से घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, तो अपने आप को खुशनसीब मानिए कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ भाग और इंजेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन अगर ये समस्या नहीं है तो समझिए आपके पास कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लोगों की जो स्थिति है, आप अखबार देखिए, न्यूज चैनल देखिए, जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह बन चुकी है। तो इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा भोजन का सेवन करें, ठीक है, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। बाहर जाने की अगर आवश्यकता नहीं है तो ना जाएं, जितना कम से कम हो बाहर जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको आप इनेबल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।